डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम माय फाइनेंशियल कैरियर जो कि स्टीफन लीकॉक की एक शॉर्ट स्टोरी है वो हमें स्टडी करना है। यहाँ मैं एडवर्ड पब्लिकेशन की लेवेंडर की क्लास 8 की बुक यूज़ कर रहा हूँ और स्टोरी का जो थीम है वो है ह्यूमर। मतलब कि इसको पढ़कर आपको थोड़ी बहुत हंसी उसी आ जाएगी, है ना। और स्टीफन लीकॉक तो अपने ह्यूमर कंटेंट के लिए जाने भी जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने समय में एटलीस्ट बिटवीन 1915 टू 1925 ही वाज द बेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट। इंग्लैंड में जन्म हुआ था, बाद में कनाडा उनकी फैमिली मूव कर जाती है। बिग फैमिली के हिस्से थे वो और 1944 में उनकी डेथ हुई है। यू कैन से दैट कि ही लिव्ड अ गुड लाइफ 1869 से लेकर। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में ही माई फाइनेंशियल कैरियर है। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि रिलेटेड टू मनी, मतलब मनी से रिलेटेड और मनी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो वो और फाइनेंस करना मतलब आप किसी को पैसे से मदद करते हो, चाहे वो आप इंटरेस्ट बेस्ड पैसा दे के मदद करो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरियर का मतलब है, कैरियर का मतलब होता है कि आप उसमें लंबे समय तक इन्वॉल्व होना चाहते हैं, है ना, तभी तो वो कैरियर बनेगा आपका। उससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैंकिंग मतलब बैंक फाइनेंशियल कैरियर मतलब वो बैंक में जाकर और अपने पैसे को जमा करना चाहते हैं और बैंक से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि भाई बैंक से उनका लेन देन बना रहे। तो वो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरियर है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे फ़नी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो कुछ भी है आपको वेबसाइट पे इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप एक डाउट सेशन या क्वेरी सेशन बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, वहाँ आप अपने जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आप हमसे पूछ सकते हैं। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू। लेकिन बात यह है कि हम स्लॉट खाली रहता है तभी हम आपको टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स अक्सर सेशंस बुक करते रहते हैं। तो चलिए, ये बजट प्लानर है, आप खुद ही इसको बनाइए। तो यहाँ से हम चलते हैं एंड नाउ लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट अबाउट द नरेटर्स एक्सपीरियंस। नरेटर का मतलब होता है कि जो ये पूरी कहानी बता रहा है, और ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। बच्चों को पता होना चाहिए कि स्टोरीज जो होती हैं या कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऐसे कुछ भी है, किस पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन में है, मतलब कि जो राइटर है वो खुद ही चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए यहाँ पे आई से स्टार्ट भी हो रहा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ हम खाली समझाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, वर्ड मीनिंग्स डिटेल्ड आपको इंग्लिश हिंदी दोनों वेबसाइट पर मिल जाएगा। When I go into a bank, I get rattled। rattled का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना, है ना, बहुत ज़्यादा मन में चिंतित फील करना, नर्वस फील करने लगना। तो जब मैं बैंक में कभी जाता हूँ तो मैं बहुत घबराहट मेरे मन में उत्पन्न हो जाती, बहुत नर्वस फील करने लगता हूँ, कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो क्लर्क्स रैटल मी, तो वहाँ पे जो डेस्क पर बैठकर जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे होते हैं जो क्लर्क्स होते हैं वहाँ पे, तो उनको देखकर घबराहट उत्पन्न हो जाती है। द विकेट्स रैटल मी, विकेट्स का मतलब यहाँ पे वो क्रिकेट वाले विकेट्स नहीं है, बल्कि बैंक में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो जो काउंटर बना होता है, तो काउंटर में जो छोटी सी खिड़कियाँ वगैरह होती है जहाँ से आप लेन देन करते हो, तो वो विकेट है। तो जो स्मॉल विंडोज़ होती हैं बैंक में, काउंटर डिफरेंट बने होते हैं, यहाँ अलग अलग काउंटर पर लोग बैठे होते हैं, तो उनको देखकर मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, और जहाँ मेरी नज़र वहाँ पे पैसे पे पड़ती है तो मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। एवरीथिंग रेटल्स मी, बैंक की हर चीज़ मुझे घबरा देती है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आपको ऐसे हॉस्पिटल जाना है तो आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। और फिर कह दिया जाए कि आपको ऑपरेशन थिएटर के आसपास चलना है जहाँ पे ऑपरेशन होते, तो और यहाँ तक कि आपको अगर इंजेक्शन, अब जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, आपसे कहा जाए कि भाई चलो बीमारी आपकी ठीक होगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी। तो मतलब अनकंफर्टेबल फील वाली बात ये कर रहे हैं। द मोमेंट मतलब उस क्षण, उसी पल, आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ ए बैंक। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि दहलीज। जैसे आपका जो एंट्रेंस है घर का, कि यहाँ ये एंट्रेंस है आपका घर का, दरवाज़ा लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप इनसाइड। और जैसे ही आप इस जो स्पेस बना हुआ है ना, जिसे हम डेहरी कह सकते हैं, बाहर गए तो आउटसाइड। कहीं कहीं पे एंट्रेंस जो होता है वो एक स्पेस होता है, मतलब बड़ा सा स्पेस होता है, आप अंदर घुसते हो गेट टाइप का, और फिर आपकी एंट्री हो जाती है अंदर। तो द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ ए बैंक, जैसे ही मैं बैंक के एंट्रेंस में प्रवेश करता हूँ, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजेक्ट अ बिजनेस, और वहाँ पे मैं बिजनेस का लेन देन, मतलब ट्रांजेक्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई लेन देन शुरू करें, कोई इंगेजमेंट शुरू करें, कोई मतलब सौदेबाजी शुरू करें। देयर आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। देखिए इडियट तो आप जानते हो भैया, मूर्ख। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होगा गैर जिम्मेदार। तो यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल इडियट का मतलब ये है कि जब मैं जानता हूँ कि बैंक में आने पे मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है,
मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और उल्टी सीधी हरकतें मुझसे हो सकती हैं, तो मैं क्यों बैंक आता हूँ? तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं जानते हुए भी अगर यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं इररिस्पॉन्सिबल इडियट, इडियट तो हूँ ही और रिस्पॉन्सिबल इडियट नहीं हूँ बल्कि इररिस्पॉन्सिबल इडियट हूँ। तो जानबूझ के मैं मूर्खता करता हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। तो आई न्यू दिस बिफोर हैंड मतलब पहले से ही मैं जानता था, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू 50, पहले से ही जानता था। का मतलब ये था कि आई न्यू कि बैंक्स जो है मुझे रैटल कर देते हैं, आई फील रैटल्ड, आई गेट रैटल्ड, तो मैं जानता था, है ना। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा इररिस्पॉन्सिबल इडियट। बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50, लेकिन मेरी सैलरी क्या बताएं, मेरी सैलरी जो है यहाँ पे $50। यहाँ पे हम थोड़ा सा भाई हाईलाइट कर दें, है ना, दुनिया पैसे की है और भैया हम लोगों के पास तो नहीं रहता है, बट यानी कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर में बहुत ही अच्छी अर्निंग करने वाले उनके पेरेंट्स होंगे, तो और जो अगर बाहर रहते होंगे तो वो डॉलर्स में इनकम उनकी होती होगी। और जो एक्सचेंज मार्केट है, मतलब ये डॉलर बाहर की करेंसी है और इंडिया की करेंसी जो है रुपीज़ है। तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त लगभग 83 और 84 के बीच में एक्सचेंज रेट चल रहा है, मतलब $1 जो है वो इक्वल टू ऑलमोस्ट 83 रुपीज़ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि $1 में 83 रुपीज़ हैं, तो $50 का मतलब होता है कि 50 को आपको 83 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लगभग ये 4000 प्लस में रुपीज़ जाएगा। तो वो लगभग 4000 रुपये जमा करने आया था ए मंथ। तो उसकी तरफ से सैलरी बढ़ गई थी और सैलरी में $50 पर मंथ जुड़ गए थे। एंड आई फेल्ट दैट, मतलब मुझे लगा दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि इसके लिए बैंक सबसे अच्छी जगह रहेगी। तो किसके लिए अच्छी जगह रहेगी? $50 के लिए। क्यों अच्छी जगह रहेगी? कि वहाँ पे मैं डिपॉजिट करूँगा, घर में कितना पैसा मैं रखूँगा, है ना। अब ऐसे भी घर में ज़्यादा कैश रखना तो सजेस्ट नहीं किया जाता। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली। देखिए शैम्बल्ड का मतलब हो गया कि आप चूँकि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो धीमी धीमी चाल से, जैसे कोई आपको ढकेल रहा हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, तो पैर घसीटते हुए शैम्बल्ड इन, लुक टिमिडली। टिमिडली मतलब, टिमिड का मतलब होता है दब्बू, डरपोक, जिसके अंदर घबराहट हो, हिम्मत ना हो, है ना, तो वो है टिमिड। तो मैंने डरते डरते, घबराते घबराते, राउंड द क्लर्क्स, मैंने क्लर्क्स पे नज़र डाली। आई हैड एन आइडिया मतलब मेरे मन में ये विचार था दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, कि अगर किसी व्यक्ति को अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने का मतलब होता है कि जैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या वर्चुअल वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपको किसी साइट को यूज़ करना पड़ता है तो आप उसको अकाउंट बनाते हो, है ना। और कभी कभी वहाँ पे पेड सर्विसेज होती हैं। उसी प्रकार से बैंक में भी अकाउंट बनाना पड़ता है, तो फिर आपका नाम होगा, आपका पता होगा, आपकी आईडी लगेगी, है ना, आपका सब कुछ दर्ज हो जाएगा वहाँ पे, और फिर आपके खाते खुल जाएंगे, फिर आप पैसा डाल भी सकते हो, पैसा निकाल भी सकते हो। पैसा डालोगे तो उसे डिपॉजिट कहते हैं, और अगर पैसा निकालोगे तो उसे विड्रॉ कहते हैं। तो यू कैन डिपॉजिट द मनी, यू कैन विड्रॉ द मनी। और वहाँ पे बैंक आपके मनी को सेफ रखते हैं, तो वो अकाउंट खोलना चाहता है। तो उसके दिमाग में आइडिया था स्टीफन लीकॉक के, मतलब नरेटर के, कि मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर, कि जिसे भी अकाउंट ओपन करना है उसे मैनेजर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा, सलाह मशवरा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। जबकि ऐसा नहीं है ना। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो यू कैन डू विदाउट मीटिंग द मैनेजर अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी लार्ज बिजनेस, है ना। तो वो था उसके दिमाग में कि मैनेजर से मिलना पड़ेगा तभी अकाउंट ओपन होगा। आई वेंट अप टू ए विकेट मार्क्ड मतलब जिस पे लिखा हुआ था साइन, मतलब सिंबॉलिक लीक पता चल रहा था कि वो वहाँ पे किसका है। तो मैं उस विंडो के पास गया जिसमें अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल, बड़ा लंबा आदमी था, कूल मतलब माइंड से शांत लगता था, डेविल मतलब शैतान। तो अब बैंक के कर्मी उसे देवता तो लगेंगे नहीं, तो उसे अनकंफर्टेबल फील कराने वाले सब लोग थे, तो इसने यहाँ पे डेविल यूज कर लिया। बड़ा लंबा सा कूल शैतान था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, वेरी साइट मतलब बस उसकी एक झलक ने ही मुझे बहुत अंदर घबराहट पैदा कर दी। माई वॉइस वॉज सीपल खरल। देखिए मतलब ये जो वर्ड है इट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, क्योंकि सीपल खर का मतलब होता है कि मतलब ग्रेव, जिसमें डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, तो मतलब शमशान घाट या कब्रिस्तान आप जो भी कह सकते हो। तो माई वॉइस वॉज सिपल्कर का मतलब होता है कि मेरी वॉइस जैसे डेड आदमी की वॉइस हो गई, मतलब बहुत ही सैड, उसकी एनर्जी पूरी तरह से गायब थी। और विषाद में आप कह सकते हो, थोड़ा सा कठिन शब्द बनेगा लेकिन समझाने के लिए कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। बहुत दुखी वाली, है ना, जैसे मन में कोई मातम हो। तो बहुत ही ग्लूमी वॉइस हो गई और आवाज़ में दम नहीं था, डिज़मल आप कह सकते हो, है ना, लाइक अ टॉम्ब, है ना, टॉम्ब कब्र जिसे कहते हैं।
तो माई वॉइस वॉज सिपल्क्रल, मतलब मेरी वॉइस बहुत ही डाउन थी। कैन आई सी द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ क्या? आई सेड एंड एडेड solemnly अलोन। देखिए अलोन मतलब अकेले, और उसमें मैंने ये भी वर्ड जोड़ दिया, अकेले मिलना चाहता हूँ। solemnly जो है ये मीनिंग इसका होता है कि सीरियसली, गंभीरता के साथ और ऑनेस्टी के साथ, मतलब आप उस वक्त गंभीर तो ही हैं बट यू आर वेल मैनर्ड, बहुत शांत तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हो, तो वो सोलमली है। तो सीरियसली मेरे मुंह से भी निकल गया अकेले। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे खुद ही नहीं पता पर मेरे मुंह से निकल गया अकेले। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड फेच्ड हिम, फेच्ड मतलब यहाँ पे ब्रॉट, फेच माने होता है लाना। द मैनेजर वॉज ए ग्रेव काम मैन, अब मैनेजर जो है वो बड़ा ही गंभीर किस्म का शांत आदमी था। तो देखिए जिसके चेहरे पर इमोशंस खास नज़र नहीं आते और त्योरियाँ चढ़ी हैं और कोई मुस्कुराहट नहीं है और शांत है, तो काम तो उस तरह का है। आई हेल्ड $56, तो मैंने थामे हुए थे $56, क्लच्ड इन क्रम्फल्ड बॉल इन माई पॉकेट, तो मैंने वो घुमा के बॉल की तरह से पैसे को, $50 को, क्लच मतलब होता है मुट्ठी में कस के पकड़ कर, वो क्रम्पल्ड मुड़े तुड़े जो नोट थे अपने पॉकेट में रखे हुए थे। आर यू द मैनेजर, आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के फ़न है थोड़ा बहुत कि आप ही मैनेजर हैं। आई सेड गॉड नोज, कभी कभी हम लोग उल्टी सीधी मतलब बातें करते हैं ना, किसी को देख रहे होते हैं वो क्या कर रहा है, फिर भी पूछते हैं अच्छा तो पढ़ाई चल रही है, अच्छा तो होमवर्क कर रहे हो, है ना। और कभी कभी तो पूछ लेते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग मुंह से निकलती रहती हैं। तो वही मैनेजर को लेके आए सामने, उसके बावजूद भी मैं उससे पूछ रहा हूँ आप मैनेजर हैं। आई सेड गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। गॉड नोज का मतलब होता है कि भगवान जाने, मुझे भी बिल्कुल शक नहीं था कि वो मैनेजर नहीं है, मुझे भी विश्वास था कि मैनेजर है, फिर भी मैं पूछ बैठा आर यू द मैनेजर। यस ही सेड, उसने कहा। कैन आई सी यू, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। अलोन, फिर उन्होंने अलोन कर दिया। आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा फिर अलोन नहीं कहना चाहता था, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। देखिए सेल्फ मतलब होता है खुद, स्वयं, एविडेंट मतलब होता है कि क्लियर एंड स्पष्ट, साफ साफ। तो सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है कि स्वतः ही स्पष्ट हो, अपने आप ही क्लियर हो, उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है ना। और हम कहते हैं कि देखो चीज़ें एकदम अपने आप साफ़ हो गई हैं, अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो नो डाउट वाली यहाँ पे पोजीशन है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं कि मेरे मुंह से फिर निकल गया लोन, लेकिन विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। थिंग का मतलब होता है कि भाई मैनेजर से मिलने का जो काम है। सेल्फ एविडेंट का मतलब सीधी सी बात है कि मैनेजर से मिलना है तो मैनेजर से मिलना है। सिर्फ फ़र्क पड़ा अलोन से कि अकेले मिलना है। और अगर मैं ये ना कहता तो नॉर्मली हमारी मैनेजर से हमारी मीटिंग हो जाती। तो ये यहाँ पे सेंस निकल रहा है। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, तो मैनेजर ने थोड़ा सा मुझे घबराते हुए देखा, है ना। मन में उसके अंदर भी अलार्म मतलब थोड़ी सी घंटी बजी खतरे की कि क्या बात है। खतरे की क्या मतलब शंका, क्या बात है, मतलब अनयूजुअल फीलिंग मन में आ गई। तो अलार्म, ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ही फेल्ट का मतलब होता है यहाँ पे मैनेजर को ऐसा लगा कि मेरे पास ऑफुल, कोई बहुत भयानक, भयंकर, बहुत बड़ा, लार्ज, है ना, और सीक्रेट है, कोई रहस्य है। टू रिवील का मतलब होता है कि टू शो, मतलब जो चीज़ दूसरों को ना पता हो वो चीज़ अगर आप बताते हो तो उसे कहते हैं रिवील, मतलब दर्शा देना, जो छुपी हुई चीज़ उसे बता देना, कोई रहस्य उजागर कर देना, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवील, टू डिस्प्ले एंड टू शो। तो मुझे लगा कि मैनेजर को लग रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे अकेले मिलना है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैनेजर के मन में ये था कि जैसे मेरे पास कोई सीक्रेट है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। कम इन हेयर। अब देखिए मैनेजर की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बढ़ गई। कि क्या होगा क्या होगा, जो जिज्ञासा है कि क्या होगा, वो चीज़ें उसके मन में बढ़ गई। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी बढ़ा कि क्या बात करना चाहता है। तो ही सेड एंड लेट द वे टू ए प्राइवेट रूम, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अंदर आइए, और एक प्राइवेट रूम में उन्हें लेके गए। ही टर्न द की इन द लॉक, तो लॉक में उन्होंने की लगाई और उसे ओपन किया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, ही सेट सिट डाउन। उन्होंने कहा कि हम यहाँ कोई भी हमें इंटरप्ट करने यहाँ नहीं आएगा, मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने आएगा यहाँ पे, और हम लोग सेफ़ हैं, बात कर सकते हैं। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। अब हम दोनों बैठ गए, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं मैनेजर और ये साहब बैठे हुए हैं घबराए और एक दूसरे को देख रहे हैं। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरी आवाज़ ही नहीं कर रही थी मैं क्या बोलूँ। यू आर वन ऑफ पिंकल्टन्स मैन, आई प्रिज्यूम मतलब होता है कि मन में मान लेना।
अपना अंदाज़ा लगाना फिर ये मान लेना। तो कहते हैं कि मुझे लगता है, मतलब मेरा मानना है कि आप पिंकल्टन के आदमी हैं। देखिए, मैन का मतलब हो गया कि जो पिंकल्टन में काम करने वाला। अच्छा, पिंकल्टन क्या है? पिंकल्टन जो है वो अपने समय में एक डिटेक्टिव एजेंसी थी, ठीक है ना, जो जासूसी का काम करती थी और लोगों को पैसे पर हायर करने पे डिटेक्टिव्स वो उपलब्ध कराती थी। अभी भी ये दूसरे रूप में कहीं ना कहीं काम कर रही है, अमेरिकन एजेंसी है। और इसकी स्थापना जो है वो एलन पिंकल्टन ने की थी, तो उसी के नाम से है ये। और पुरानी एजेंसी है, लगभग 19वीं सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई थी। तो कहते हैं कि मुझे लगता है पिंकल्टन के आदमी है, यानी आप जासूसी से कुछ आपको पता चला है और वो आप हमें बताओगे। तो और वैसे ही हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो अलार्म उसके मन में जो है घंटी बज चुकी थी कि कहीं कुछ हो सकता है। और ऑफुल जो है वो मतलब अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। मोस्टली बहुत ही वेरी बैड, अनप्लीजेंट के लिए हम ऑफुल यूज़ करते हैं। तो ही हैड गैदर्ड फ्रॉम अ मिस्टीरियस मैनर, मतलब मेरे वहाँ पे बैठने बोलने का जो ढंग था वो थोड़ा सा मिस्टीरियस था, नॉर्मल नहीं था, अनयूजुअल था, रहस्यात्मक था। तो उन्हें लगा कि शायद कुछ रहस्य ही बताने वाला हूँ मैं। दैट आई वॉज ए डिटेक्टिव। तो मेरे मैनर से उन्हें पता चला कि शायद मैं कोई जासूस हूँ, है ना। तो गैदर्ड मतलब ही गॉट द आइडिया। वैसे गैदर माने इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो अंदर जो उनके विचार बन गए थे, ही हैड द आइडिया। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग, तो मैं जब समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। एंड इट मेड मी वर्स। ओहो, बैड होता है, फिर बैड के बाद वर्स होता है, और फिर वर्स के बाद वर्स्ट होता है ना, बहुत ख़राब। तो इससे मेरी हालत तो और ख़राब हो गई, स्थिति और बदतर हो गई, बहुत बुरी हो गई, है ना। और अब मैं क्या करूं? नो नो, नॉट फ्रॉम पिंकल्टन्स। अरे नहीं नहीं, मैं पिंकल्टन का आदमी नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा। सीमिंग टू इम्प्लाई का मतलब होता है कि सजेस्ट करते हुए, मतलब आप जो बोल रहे हो उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो इम्प्लाई यहाँ पे है। तो मैंने ऐसे बोला जिससे ये अर्थ निकल रहा था, ये सजेस्ट हो रहा था, ये लग रहा था, इम्प्लाई मतलब लग रहा था, दैट आई केम फ्रॉम ए राइवल एजेंसी। राइवल मतलब होता है कि हमारी जो कंपीटिंग है, मतलब पिंकल्टन की एजेंसी है तो कोई एक कोई जासूसी एजेंसी तो थी नहीं। तो पिंकल्टन की डिटेक्टिव एजेंसी है तो किसी दूसरे की भी डिटेक्टिव एजेंसीज है, और दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, तो एक दूसरे की राइवल भी हो गई। राइवल का मतलब ही होता है टू कम्पीट और कम्पिटिटर। एजेंसी का मतलब होता है कि जैसे ये वाली एजेंसी है वैसे वो वाली कंपनी है जो डिटेक्टिव्स हायर कराती है, लोगों को उपलब्ध कराती है, सेवा उपलब्ध कराती है डिटेक्टिव ही। तो मेरे बोलने का ऐसा ढंग था कि उसे लगा होगा कि मैं पिंकल्टन का नहीं बल्कि उसकी किसी अपोजिट और किसी राइवल और किसी कंपीटिंग एजेंसी का हूँ, मतलब इसका नहीं तो उसका हूँ, लेकिन मैं जासूस हूँ, ऐसा उसे लगा होगा। क्योंकि देखिए बोलने का तरीका क्या है, नहीं नहीं नहीं, मैं पिंकल्टन का आदमी नहीं हूँ। ओह, तो इसका मतलब लगता है आप किसी दूसरी एजेंसी के आदमी हैं, इस तरह का सेंस निकला। देखिए यहाँ पे जो नरेटर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, मतलब उसे हीन बहुत लग रहा है उसे कि यार मैं बहुत ही, मतलब कि अनकंफर्टेबल, बहुत ही नर्वस है, तो इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। तो अब उसे लगा कि यार मैंने जो टोन जो मेरी बोलने की है उससे तो लगा होगा मैं राइवल एजेंसी का हूँ। तो टू टेल द ट्रूथ, सच बताने के लिए आई वेंट ऑन मतलब मैंने कंटिन्यू रखा अपनी बात को आगे। एज इफ़ मतलब जैसे कि आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड मतलब होता है कि मन में कोई काम करने के लिए कोई प्रेरणा आपके मन में आती है तो वो प्रॉम्प्ट है। तो मेरे अंदर जैसे कोई प्रेरणा बनी हो टू लाई अबाउट इट, कि मैं झूठ बोल दूँ। देखिए आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो पूरा सेंटेंस है वो ये है कि टू टेल द ट्रुथ, फिर यहाँ से उसकी जो बात शुरू होती है, तो ये उसके मन का ख्याल है। तो जब वो कहता है कि मैं पिंकल्टन का आदमी नहीं हूँ, तो आई वेंट ऑन यानी मैंने कंटिन्यू किया कि मैं आगे अपनी बात को रखूँ। तो कहता है कि सच कहूँ तो, टू टेल द ट्रूथ का मतलब सच कहूँ तो, सच बात तो ये है, जो ट्रुथ तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं सामने वालों को ये एहसास दिला रहा हूँ कि मैं कुछ झूठ बोलने वाला था, लेकिन सच्चाई ये है। तो वो ये कह रहे हैं कि एज आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट, मेरे बोलने का ढंग था कि सच बात तो ये है कि, यानी शायद मैं कुछ छुपा रहा हूँ, शायद मैं कुछ झूठ बोलना चाहता था, और इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि सच बात तो ये है। जैसे आप कभी कभी बोलते बोलते कह जाते हो ना, कसम से मैंने नहीं किया, सच कह रहा हूँ मैंने नहीं किया, भगवान कसम या अल्लाह कसम या रब दी कसम। तो वो क्या है,
ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ मामला गड़बड़ है, कसम खाने की क्या ज़रूरत है, तो इतनी सफाई देने की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो कहते हैं सच कहूँ तो और ऐसा उसे लगा होगा कि जैसे कि मैं कुछ झूठी बोलने जा रहा था। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल का मतलब होता है थोड़ा सा भी, इन एनी वे, किसी भी रूप में, मतलब कोई कोई सवाल ही नहीं उठता, नॉट एट ऑल। तो वो कहता है कि आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं बिल्कुल भी, मतलब एट ऑल का मतलब आप समझ सकते हो बिल्कुल भी नहीं। इसका थोड़ा सा जो सेंस है वो निकलता है नेगेटिव, है ना। मैं बिल्कुल भी जासूस नहीं। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं तो यहाँ वो खाता खोलने आया हूँ। आई इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा, यानी आपका मन क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आई इंटेंड टू कीप मतलब रखना, ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं इस बैंक में अपना सारा पैसा रखना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर को थोड़ी सी राहत हुई। रिलीव्ड का मतलब होता है राहत महसूस करना और हैप्पी फील करना कि चलो कोई मुसीबत थी वो टल गई। तो उस टली हुई मुसीबत में जब आप खुश हो जाते हो तो वो है हैप्पी और ग्लैड फील करना, तो वो है रिलीव्ड। कि चलो कम से कम कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ता, मुझे इन्वॉल्व होना होता, हो सकता है पुलिस केस बन सकता था, मतलब इस तरह की बातें हैं ना, वो घबरा रहा था। तो चलो एक तो उसकी राहत हुई ना, उसकी चिंता दूर हुई, बट स्टिल सीरियस, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा गंभीर था। ही कंक्लूडेड, देखिए कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का मतलब होता है टू डिसाइड अबाउट समथिंग, किसी के बारे में आपकी क्या समझ है, उस समझ से जो आप निर्णय लेते हो वो है कंक्लूड। तो ही डिसाइडेड दैट नाउ दैट आई वॉज सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आए जैसे बैरन, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, बैरन रॉथस्चाइल्ड और यंग गोल्ड। तो हालांकि यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है नीचे, एन इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग डायनेस्टी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है, ठीक है। और तीसरा जो है गोल्ड वाला यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियर। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दरअसल जो मैनेजर से अकेले मिलने वाली इन्होंने बात की ना, तो मैनेजर के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई थी कि है कुछ बड़ी बात। तो एक बात तो ख़त्म हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत पैसे वाला होगा। तो उन्होंने कहा कि उसने मन में अपना दिमाग में, मतलब उसके मन में आया होगा, क्योंकि नरेटर यहाँ पे खुद कर रहा है इस चीज़ को कि आई वॉज ए सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड। तो मैनेजर ये समझ रहा था कि मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ या मैं गोल्ड का मतलब बेटा हूँ। यंग गोल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई गोल्ड का परिवार का नौजवान हूँ, लड़का हूँ। तो अब बैरन जो होता है एक अरिस्टोक्रेटिक रैंक है। ये सब जो है वहाँ पे यूरोप में जब जो मिडवल टाइम्स में ये रैंक हुआ करते थे, तो बैरन और जो 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 वाइफ होती थी उनकी बैरोनेस होती थी, है ना। विस्कस, काउंट, नाइट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो रॉथस्चाइल्ड जो है वो दरअसल उन्होंने बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये बैंकिंग बिजनेस हालांकि तो 16वीं सेंचुरी में ही वॉज बॉर्न, मतलब जो फैमिली का जो फाउंडर था, लेकिन 18वीं सेंचुरी में इन्होंने बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया। इंटरनेशनल बैंकर से लोग बन गए थे और फाइनेंस किया करते थे, कई बैंक के ओनर थे। तो उन्होंने कहा लगता है कि कोई बैरन रॉथस्चाइल्ड के परिवार का हूँ मैं, या यंग गोल्ड। गोल्ड जो है ये तो अमेरिकन थे और ये इनकी तो 19वीं सेंचुरी में वेरी माइंडेड। यहाँ पे वास्तव में जो फाउंडर था वो था जैसन जे गोल्ड, जो कि अमेरिकन था और ही वाज ए स्पेकुलेटर आल्सो, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बहुत दिमाग से। और ज़्यादातर इन्होंने जो है अपना रेल रोड बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया था। उस वक्त जो मतलब रेल रोड वगैरह जो डेवलपमेंट वगैरह होता था, तो उसकी बात की जा रही है। तो इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर अपना रेल रोड बिजनेस का ड्रॉ किया था। तो बहुत पैसे वाले लोग ये भी थे, तो कहाँ पैसा रखेंगे, बैंक में ही पैसा रखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ बताइए कि अपने समय के जाने माने दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्राइवेट अगर हम बिजनेस बैंकर्स की बात करें तो रॉथस्चाइल्ड हो गए, या यंग गोल्ड का बेटा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा पैसे वाले घराने का हूँ, पैसा जमा करने आया। तो अब ये दिमाग में बैठ गया होगा उसके जो मैनेजर के, क्योंकि अब उसे मैनेजर से मिलने के बाद लग रहा है यार कि मैं मिल रहा हूँ और मैनेजर बहुत बड़ी बात समझ रहा है। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, क्योंकि वो कहता है बाद में मैनेजर, मुझे लगता है आप बहुत बड़ा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। बैंक्स जो खुश हो जाते हैं अगर उनके पास कोई बहुत बड़ा अकाउंट ओपन करने वाला आता है। तो फेयरली लार्ज, फेयरली मतलब होता है काफ़ी हद तक, टू अ क्वाइट लार्ज डिग्री, बहुत अच्छी तरह से, मतलब इस तरह से आप ये कह सकते हो कि मोर देन इनफ। तो हाँ, काफ़ी हद तक बड़ा ही खाता मैं खोलने चल रहा हूँ।
आई विस्फर्ड, मतलब थोड़ा सा मैंने फुसफुसाते हुए, क्योंकि अब थोड़ा सा नर्वस हो गया ना ये कि यार अब मेरे पास तो $56 हैं और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत बड़ा खाता खोलूँगा। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56। प्रपोज मतलब होता है कि मैं आई ऑफर टू डिपॉजिट $56, मैं $56 जमा करूँगा अभी, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और हर महीने $50 जमा करूँगा। अब ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो था नहीं। और मैनेजर को बुला लिया, मैनेजर वहाँ से हट के आ गया, अपना काम छोड़ के आ गया और अकेले में मीटिंग कर रहा है। तो मैनेजर को तो गुस्सा आया होगा। तो मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, तो मैनेजर तुरंत खड़ा हो गया, डोर ओपन किया, है ना, प्राइवेट डोर में जहाँ पे लोग एंट्री। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को आवाज़ लगाई, मिस्टर मंटगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। लाउड मतलब तेज, अनकाइंडली मतलब होता है कि अब वहाँ पे स्टीफन लीकॉक बैठे हुए, नरेटर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मैनरली उनको वहाँ पे बोलना चाहिए, इतनी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उन्होंने बोला, जो कि वो लग रहा था कि शायद थोड़ा सा गुस्से में है ना। तो तेज़ आवाज़ में कि मंटगोमरी, इस तरह से, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, इनको अकाउंट ओपन करना है एंड ही विल डिपॉजिट $56, ये $56 जमा करेंगे। गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब होता है कि तुरंत खड़ा हुआ, अकाउंटेंट को बुलाया। अब देखिए यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि अकाउंटेंट से ही ये ओपन हो सकता था खाता, मेरी क्या ज़रूरत थी। तो तुरंत खड़ा होता है और गुड मॉर्निंग कह के, किनको, इनको, जो नरेटर को गुड मॉर्निंग कहता है कि चलो अब आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। आई रोज़, मैं भी खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि खोदी पहाड़ और निकली चुहिया, इतना बड़ा माहौल बनाया, अकेले में मिलना है सब कुछ, ना कोई डिटेक्टिव है, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली, बैंकर्स फैमिली या फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली फैमिली के कोई मेंबर हैं, $56 जमा करना और माहौल इतना बड़ा बनाया, तो उससे थोड़ा सा वो नाराज़ था। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, और मेरे बगल में एक बहुत ही बड़ा जो है आयरन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उसमें घुस गया, है ना। यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, इसका जवाब गुड मॉर्निंग का दिया। आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं उस सेफ जो होती है तिजोरी होती है, दरअसल बैंक में सेफ्स होती हैं जहाँ पे सारा पैसा रखा जाता है और बहुत ही सेफ जगह होती है। उसको सबके पास उसकी चाबी नहीं होती, मेरे ख्याल से मैनेजर के पास होती होगी। तो आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और इतना कह के मैं घुस गया उस आयरन वाले दरवाजे में गलती से। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, ये आया यहाँ पे कोल्डली। कोल्डली मतलब होता है बड़ी बेरुखी के साथ, उपेक्षा दिखाते हुए। दरअसल क्या होता है कि जब आप फीलिंग्स और इमोशंस शो करते हो, मैं थोड़ा सा सब कुछ मिटा दूँ, मतलब आप किसी से मिलते हो या कुछ भी आप इंटरेक्शन करते हो, तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस भी हैं आपके अंदर, शो कर रहे हो, तो वो वार्मथ ऑफ फीलिंग कहलाता है, हम उसे कहते हैं वार्मथ ऑफ फीलिंग, ठीक है। और अगर आप कोई फीलिंग नहीं शो कर रहे हो, कोई इमोशन नहीं शो कर रहे हो, आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि एक प्रकार से आप कहीं ना कहीं घृणा कर रहे हो हमसे, आई डोंट डिसलाइक, तो आपका मुंह बना रहेगा, तो वो होता है कोल्ड फीलिंग। मतलब यू आर नॉट अफेक्टेड, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपोजिट है अपना वार्मथ एंड कोल्ड का। तो यहाँ पर बेरुखी के साथ उसने कहा कि कम आउट, बाहर निकलो, सेट द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। अब मुझे दूसरा रास्ता दिखाया कि यहाँ से जाओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो। अब देखिए बेइज्जती हो रही। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं अकाउंटेंट के विकेट तक गया, एंड पोक द बॉल ऑफ मनी, और बॉल ऑफ मनी जो है पोक कर दिया। पोक का मतलब होता है कि मतलब ठूंस कर अंदर मैंने उसे डाला, जो जो बनी होती है विंडो, है ना, इस प्रकार से इसके अंदर से पुश्ड क्विकली, है ना, इनसाइड एट हिम विद ए क्विक मतलब जल्दी, मतलब फास्ट, कन्वल्सिव मूवमेंट। कन्वल्सिव मूवमेंट मतलब होता है कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा ऐंठना शुरू हो जाते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो हाथ यहाँ वहाँ थोड़ा सा जर्की टाइप का, वायलेंट टाइप का हो जाता है, जैसे दौरा वौरा किसी को पड़ता है, मतलब अनकंट्रोल्ड हाथ के मूवमेंट के साथ। उसने यहाँ पे मीनिंग लिखा भी गया है कि लैकिंग स्टीडीनेस और रेगुलरिटी इन मूवमेंट, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था एक प्रकार से, है ना, बड़ा अकवर्ड वो बिहेव कर रहा था वहाँ पे। माइंड उसका जो है वो रेटल्ड था और नर्वस था और बहुत टिमिडली वो बिहेव कर रहा था मैनेजर के साथ, उल्टी सीधी, मतलब बेवजह वो मुलाकात करके आया था, उसका समय खाया था उसने, और पैसा मेरे ख्याल से पहली बार जमा करा रहा होगा, जो कुछ भी हो। तो वो हाथ भी उसके घबरा रहे थे, एज इफ़ आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक। तो मेरा हाथ वहाँ पर ऐसे जा रहा था जैसे मैं मतलब मैं कोई कंजरिंग ट्रिक करने वाला। देखिए कंजरिंग मतलब होता है रिलेटेड टू मैजिक, कुछ जादुई। दरअसल हाथ की सफाई से आप कोई काम करते हो तो वह है कंजरिंग, है ना, कंजरिंग ट्रिक माने चाल।
तो आप कह सकते हो कि मैजिकल ट्रिक में कोई कर रहा हूँ। और नॉर्मली कंजरिंग ट्रिक में क्या होता है कि आप ऐसा लगता है जैसे आप जादू दिखा रहे हो, किसी को गायब कर देते हो, फिर किसी को प्रकट कर देते हो, तो वो कंजरिंग ट्रिक होती है। तो यहाँ दिया गया है ट्रिक इन विच समथिंग इज़ मेड टू अपीयर एज इफ बाय मैजिक, है ना। कोई चीज़ आप मैजिक से उत्पन्न कर देते हो, दिखा देते हो, एंड ऑफन यूजिंग अ क्विक मूवमेंट ऑफ द हैंड, और जल्दी से हाथ से आप ऐसा करते हो ना। देखिए जादूगर देखते होंगे आप, कोई चीज़ है फिर उसको कपड़े से ढक देते हैं, फिर कपड़ा जल्दी से उठाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है या कोई चीज़ और बन जाती है, तो वो है कंजरिंग ट्रिक। तो मैं हाथ अंदर डाल रहा था और हाथ मेरे मूव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जादू दिखाने वाला हूँ और पैसा भी गायब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। माई फेस वॉज घास्टली पेल। ओफो, बहुत घबरा गया था बेचारा। घास्टली मतलब होता है भयानक, मतलब एकदम बड़े विकट रूप में, है ना, बहुत बुरी तरह से, मतलब अपेल मतलब पीला। तो चेहरा जब बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, तो चेहरा पीला पड़ जाता है ना, तो वो वाली चीज़ है। और वाइट भी कभी कभी आता है कि वाइट विथ फियर। तो मेरा फेस बुरी तरह से पीला हो गया था, पैसा मैं अंदर डाल रहा था, घबराहट एकदम चरम सीमा पे थी, हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्वसनेस आई वाज फेसिंग। है आई सेड डिपॉजिट इट, मैंने कहा जिसको जमा कर लो। द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम्ड, मेरे बोलने की जो टोन थी, जो लहजा था, सीम टू मीन, उसका शायद अर्थ ये निकल रहा था, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज़ ऑन अस। तो मेरे बोलने का जो लहजा था, है ना, जैसे कह रहा होगा कि जैसे उसने कैसे बोला होगा, लो इसको डिपॉजिट कर लो। तो लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, ये बड़ा दर्दनाक जो काम है आप कर लो। यानी कि मैं बैंक में आता नहीं हूँ, आया हूँ, घबराया हुआ हूँ, पैसा जमा करूँ कि ना करूँ, दिमाग में हलचल चल रही है, तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो लो भैया जमा कर लो। वाइल द फिट इज़ ऑन अस, फिट इज़ ऑन अस का मतलब ये होता है, देखिए फिट ऑन अस का मतलब होता है, मतलब हमारे अंदर, हमारे माइंड में। और जो फिट है, फिट का मतलब होता है कि आपके मूड में, आपके माइंड में कोई बात आ गई है और मूड आपका बहुत मतलब स्ट्रांग है इस चीज़ को लेके, तो कहते हैं ना कि भाई देखिए अभी मूड बना है, अभी ये काम कर लो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर मूड ऑफ हो जाएगा तो नहीं होगा। अभी देखो थोड़ा सा मन इसमें लग रहा है तो इस काम को कर लो। यानी कि अभी मन में इस तरह की डिज़ायर है, अभी यहाँ पे इमोशनल स्टेटस ऐसा है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो जब आपका मूड बना हो तो जल्दी से उस काम को निपटा लो, और नहीं तो फिर बाद में मन नहीं करेगा आपको। तो वही है फिट इज़ ऑन अस वाइल द मूड इज़ अबाउट डिपॉजिटिंग द मनी। अभी मेरा मन है, मैं पैसा जमा कराने आया हूँ, तो इसको जमा कर लो भैया, कहीं मेरा मन बदल ना जाए, ये चीज़ फिट इज़ ऑन अस। डू द थिंग क्विकली वाइल आई हैव ए मूड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी। ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। तो उसने मनी को लिया और दूसरे क्लर्क को दे दिया। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप। तो कोई स्लिप दी, उसके ऊपर सम लिखवाया कि भाई कितना पैसा आप जमा कर रहे हो, फिर साइन माई नेम इन अ बुक, एक बुक में मेरा साइन करवाया। आई नो लॉन्गर न्यू, नो लॉन्गर मतलब अब मैं नहीं जानता था, वाट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। अब ये बिल्कुल भी समझ लीजिए जैसा कहा जा रहा है वैसे कर रहे हैं, माइंड इनका पूरी तरह डिस्टर्ब है, क्योंकि अब नाउ ही इज़ इन्वॉल्व इन रियली बैंकिंग एक्टिविटी। तो आई नो लॉन्गर न्यू का मतलब अब मुझे पता नहीं था, है ना, अब मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। द बैंक स्वाम बिफोर माई आइज, स्वाम माने तैरना, आइज़ तो आंखों के सामने चीज़ें तैरना कब शुरू होती हैं, जब आपको चक्कर आता है। अरे बाप रे बाप, इतनी बुरी हालत हो गई इसकी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिजी महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड महसूस कर रहा था। इट इज़ डिपॉजिटेड, तो उन्होंने कहा जमा हो गया। आई आस्ट इन हालो, बड़ी खोखली आवाज़ में मैंने बोला, कांपती आवाज़ में मैंने बोला, अच्छा ये यहाँ पे इज इट डिपॉजिटेड मतलब क्या जमा हो गया, क्योंकि देखिए इज यहाँ शुरू में आया है, तो पूछ रहा है जमा हो गया इस तरह से। इट इज़ सेट द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा हाँ हो गया। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए चेक, तो कहा अब मैं चेक निकालना चाहता हूँ, एक मतलब चेक से पैसा निकालना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़। मेरे सर उसने पैसा जमा कर दिया, तो अब उसे पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है। तो उसके मन में ये था कि मैं $6 अभी निकाल लेता हूँ, $56 जो मैंने जमा किए हैं प्रेजेंट यूज़, अभी के यूज़ के लिए। समवन गेव मी ए चेक बुक, तो किसी ने मुझे चेक बुक दी थ्रू अ विकेट से निकाल कर, विंडो से निकाल कर। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और कोई मुझे समझा रहा था कि इसको कैसे मतलब चेक को लिखना है, कैसे अमाउंट भरना है। द पीपल इन द बैंक हैड एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब प्रभाव मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि किसी को लेकर आपके मन में क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी को, आपके अंदर किसी को लेकर क्या छवि बनी है, क्या इमेज बनी है, हाउ डू यू नो अबाउट दैट पर्सन इन योर माइंड, तो इम्प्रेशन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलेनियर
मिलीनियर मतलब हो गया भैया लखपति हो गए। और इनवैलिड का मतलब होता है कि जो गलत हो, जो लीगली रॉन्ग हो, और जो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो, सिक भी हो। इनवैलिड मतलब लायक नहीं है, नाकाबिल, नालायक। मिलीनियर लखपति। अब देखिए प्रॉब्लम जो है यहाँ से निकल के आ रही कि हम खुद मन में दूसरों को लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। हो सकता है सामने वाले के दिमाग में ऐसा कुछ ना हो, सामने वाली दुनिया आपको इस तरह से ना समझती है, तो कभी कभी हम खुद ही अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं अपनी सोच से। तो वो चीज़ है। तो जगह जगह उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैनेजर क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रहा होगा, है ना। तो कहता है कि लगता है लोग वहाँ पे ये लोगों के मन में शायद ये ख्याल था, मुझे लेकर ये इम्प्रेशन था कि मैं लखपति तो हूँ लेकिन एक बहुत ही मेंटली इल लखपति हूँ। मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ, पैसा जमा कर रहा हूँ फिर तुरंत निकाल रहा हूँ। आप ये कह सकते हो कि बीमार अमीर व्यक्ति, मतलब अ पर्सन हु इज़ रिच बट हु इज़ अनवेल, है ना, उसकी मेंटल कंडीशन कुछ भी सही नहीं है। क्या आप ही सोचिए, मतलब $56 जमा कर रहे हो, फिर $6 वापस निकाल रहे हो, तो आप 50 जमा किए होते। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और क्लर्क के सामने मैंने उसे पहुंचा दिया। ही लुक्ड एट इट, व्हाट आर यू ड्राइंग इट आउट अगेन, यानी पूरा का पूरा पैसा फिर से निकाल ले रहे हो, मतलब आपने $56 जमा किया, अब पूरा का पूरा 56 फिर से निकाल रहे हो। ही आइड इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्य में। देन आई रियलाइज दैट, तब मुझे एहसास हुआ दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। अरे बाप रे बाप, चेक में जहाँ पे उनको $6 लिखना था वहाँ पे उन्होंने 56 पूरा लिख दिया गलती से। ही वॉज कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, है ना। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ। देखिए टू फार का मतलब होता है कि काफ़ी आगे, गॉन का मतलब चला गया, रीज़न मतलब होता है कि आप समझाएं किसी को किसी की वजह। तो आई वॉज टू फार गॉन का मतलब ये हो गया कि आप जब हद पार कर देते हो और एक्सट्रीम वे में बिहेव करते हो, हद से ज़्यादा आपका मतलब अपसेट कर, सामने वाला अपसेट हो सकता है, एनॉयड फील कर सकता है, यानी आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो एक प्रकार से। तो आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न नाउ, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब मतलब ये जो घटनाएं यहाँ घट रही थी और मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो अब मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं इन चीज़ों को समझा सकूँ। मैंने हद पार कर दी थी अपनी एक्टिविटीज़ से, और मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे में अपनी मतलब एनर्जी नहीं बची थी कि मैं लोगों को इसके पीछे का रीज़न बता सकूं, और मैं खुद भी नहीं समझ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन, इन अ मेंटल स्टेट टू टेल वाई आई एम विदड्रॉइंग, वाई आई डिड राइट 56, आई वॉन्टेड टू राइट 6, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं समझा ही नहीं पाऊँगा। नाउ इट इज़ आउट ऑफ माई कैपेसिटी। तो ऐसा होता है, हम लोग ना कहते हैं कि बस अब ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम नहीं समझोगे। तो आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। अब मेरे मन में मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं लोगों को समझा ही नहीं पाऊंगा कि मैंने क्यों लिख दिया 56। ऑल द क्लर्क्स हैज स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। अब मैं जब उसने पूछा ना कि क्या आप सारा पैसा निकालना चाहते हो, तो अब वो तो $6 निकालना चाहते थे, अब वहाँ पे 56 लिखा है। अब वो पूछ रहे सारा पैसा आप निकालना चाहते हो, तो या तो वो मिस्टेक को करेक्ट करें, ये जो सारा पैसा निकालना चाहते हो, ये जो नई चीज़ उन्होंने कही थी इस पर गौर करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूज़ कर चुकी थी इनको। तो आप ये भी कह सकते हो कि आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ, कि आई वॉज सो मच कन्फ्यूज दैट आई कुड नॉट फिगर आउट द थिंग्स, है ना, कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो आई हैड ए फीलिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। तो मुझे लगा कि मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। और सारे के सारे क्लर्क्स जो है सब कुछ रोक राक के मुझे देख रहे थे, अपना काम धाम की, देखो अजीब आया है यहाँ पे। रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज। देखिए पहली बात, मेड प्लंज माने कूद पड़ना, टू ड्राइव और मतलब लाइक दिस। तो आई मेड अ प्लंज का मतलब होता है कि अब कूदना तो अचानक होता है ना, टाइम के साथ तो होता नहीं कि अब आप 4 सेकंड 5 सेकंड में आप कूदने की जो पूरी पोजीशन है 4-5 सेकंड लगा उसको, तो विद सडन, तो टू टेक अ सडन डिसीजन आप कह सकते हो, टू टेक अ सडन डिसीजन, अचानक आप कोई निर्णय लेते हो तो टेक अ प्लंज। अब वो रिस्की भी हो सकता है, जनरली रिस्की निर्णय के लिए ऐसा आता है। तो रेकलेस का मतलब होता है कि लापरवाह, केयरलेस। मिजरी का मतलब क्या हो गया, जब आपकी हालत बहुत ख़राब है, चाहे वो गरीबी से ख़राब हो, चाहे वो आपकी गड़बड़ियों की वजह से ख़राब हो, या आप बहुत ज़्यादा असफल हो रहे हो, मतलब अपने आप को बहुत ही बेचारा महसूस कर रहे हो, लाचार महसूस कर रहे हो, है ना, कि अपने को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। तो रेकलेस विद मिजरी मतलब बेचारगी में, लाचारी में और दुख में आदमी कभी कभी लापरवाही कर बैठता है। तो रेकलेस विद मिजरी का मतलब बिकॉज आउट ऑफ माई दिस वेरी कंडीशन एट द बैंक, मुझसे लापरवाही हुई, लापरवाही हो जाती है
निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन समटाइम्स व्हेन वी आर इन मिजरी। तो मैंने एक ऐसा निर्णय ले लिया, आई मेड अ प्लंज, इज द होल थिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जवाब दे बैठते हैं और फिर घर में आके सोचते हैं यार पता नहीं यार मैंने क्यों अपने को कंट्रोल नहीं किया और मेरा जवाब निकल गया। तो होता है कभी कभी, और ये हमारे साथ अक्सर होता है। मार्केट में गए, कहीं कुछ गए, अगर हम थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति के हैं तो कोई सामान खरीद रहे हैं तो सामने वाला हमें कन्विंस कर लेता है और भी चीज़ें बेच देता है और हम लेके चले आते हैं। और घर में जब घर वाले बिगड़ते हैं तो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, मैं ना नहीं कर पाया, मैं हाँ कर बैठा। तो जैसे उन्होंने कहा कि पूरा पैसा निकालना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया हाँ हाँ होल थिंग। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, मतलब आप बैंक से पैसा निकालना चाहते हो पूरा पूरा, एवरी सेंट ऑफ इट। अब ये दृढ़ हो गए, मतलब अब उनसे वो सब गतिविधियाँ हो रही हैं जो शायद वो जिसे कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड उनका करा रहा है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पैसा निकाल लूँगा। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, यानी अब आप बिल्कुल भी आगे पैसा जमा करना नहीं चाहते हैं। सेट द क्लर्क एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होके। तो नेवा, नहीं जमा करूँगा कभी। एन ईडियट होप स्ट्रक मी, स्ट्रक मी का मतलब होता है केम टू माई माइंड, मेरे मतलब मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। ईडियट मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, कोई भी मतलब जो सेंसिबल नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति कह देगा यार तुम भी गजब बेवकूफ़ी करते हो, नॉन सेंसिबल बकवास आइडिया आया। दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी। अब वैसे तो ये कह रहे हैं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल इडियट हूँ, लेकिन यहाँ देखिए एक्टिंग कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक इडियट होप, एक उम्मीद जगी, और ये उम्मीद जगी कि यहाँ लोग सब मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो मैं कैसे आपको थोड़ा सा सही साबित करूँ। तो वो उम्मीद मतलब वो आइडिया ये है दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी, कि वे लोग ये सोचें, ये सोच बैठे हैं कि किसी चीज़ ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मुझे इंसल्ट कर दिया। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, यानी जब मैं चेक लिख रहा था तो उस वक्त ये जो यहाँ पे क्लर्क्स वगैरह बैठे हैं और यहाँ पे कुछ मतलब किसी चीज़ ने मुझे लगा जैसे मेरी बेइज्जती हो रही है। एंड दैट आई चेंज माई माइंड, इसलिए मैंने अपना माइंड बदल लिया। यानी पूरा का पूरा जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है कि मैं क्यों यहाँ बैंक में पैसा जमा नहीं करूँगा, पूरा पैसा निकालूंगा, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार है। तो इस टाइप से आई मेड अ रिचेड अटैम्प्ट। रिचेड मतलब होता है कि वैसे तो रिचेड माने बर्बाद होता है, और जब बर्बाद होता है तो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी, वेरी मिजरेबल। तो आई मेड अ रिचेड अटैम्प्ट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक अपना डरते डरते नाखुशी जाहिर करते हुए मैंने एक कोशिश की, मतलब एक असफल कोशिश आप कह सकते हो, बर्बाद कोशिश की, बेकार की कोशिश की, जिसमें मुझे सफल होने की कोई उम्मीद ना हो। टू लुक लाइक अ मैन, इस तरह का दिखाने की कोशिश की अपने आप को, विद ए फेयरफुली क्विक टेम्पर, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। फेयरफुली क्विक टेम्पर मतलब जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सामने वाला उसके गुस्से से डरे, तो भयानक गुस्से वाला आदमी। तो यहाँ पर देखिए वो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, और इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो लोग ये समझें, वो इम्प्रेशन उनके मन में बने कि उन लोगों का एक्टिविटीज़ नहीं अच्छा लगा मुझे, मैं इस बैंक में पैसा नहीं जमा करूँगा, मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, मुझे गुस्सा दिला दिया इन लोगों ने। तो इस टाइप का वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, तो क्लर्क ने भाई मनी फिर वापस पे करने के लिए उन्होंने पूरी जो व्यवस्था होती है कि हाउ विल यू हैव इट, उन्होंने पूछा आप इसको मतलब कैसे आप लेंगे पैसा, क्योंकि जब एक बार बैंक में चला गया तो बैंक अब उसको वापस करेगा, जिसका मतलब थोड़ी कि वही नोट वापस करेगा। तो कहा कि आप कैसे इसको लेंगे, कैसे का मतलब ये होता है कि आप किस रूप में लेंगे, कैश लेंगे या कैसे क्या, या चेक लेंगे, तो इस टाइप से। हाउ विल यू हैव इट, व्हाट, तो मैंने कहा क्या, तो उसने फिर ये रिपीट किया, हाउ विल यू हैव इट, आप अपना पुराना पैसा किस रूप में लेना चाहेंगे। ओह आई कॉट हिज मीनिंग, कॉट हिज मीनिंग मतलब ओह अब मुझे समझ में आया। एंड आंसर्ड, और जवाब दिया, विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, बिना सोचे समझे, इन 50s, मैं 50-50 के नोट लूँगा। मतलब स्मार्ट भी बन रहे हैं, अब बेवकूफ़ी भी कर रहे हैं। तो अब देखिए कि क्या होता है। ही गेव मी $50 बिल, तो उन्होंने मुझे $50 बिल दे दिया। तो यहाँ $50 बिल का मतलब ये है कि 50-50 के नोट की कोई गड्डी दे दी होगी। एंड द 6, और उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, और वो जो ₹6 हैं वो कैसे हम लेना चाहेंगे। अब $6 कौन से ज़्यादा हैं, तो उसने कहा ड्राईली का मतलब होता है कि, वैसे ड्राई मतलब होता है सूखा, और अगर आप ऐसे हंसते हो जिसमें इमोशन शामिल है, फीलिंग शामिल है, तो हंसी तो समझ में आती है। सूखी हंसी क्या होती है, सूखी हंसी एक प्रकार से देखा जाए तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए ठहाका लगाते हो, तो वो ड्राईली, तो इन अ फनी बट क्वाइट और सीरियस वे। तो वो उसके कहने का जो टोन था, है ना, उसके अंदर वो थोड़ा तो अंदर ही अंदर हंस रहा था, पर टोन को दबा के बोला था, और 6 कैसे लेना चाहेंगे।
इन सिक्सेज, मैंने कहा सिक्सेज में लेना चाहूँगा, यानी कि मैं 6 रुपए को उसमें लेना चाहूँगा। तो मुझे लगता है 611 करके उन्होंने 6 रुपीज़ दिए होंगे। ही गिव इट टू मी एंड रश्ड आउट। तो उसने मुझे दिया और मैं बाहर तुरंत निकल आया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, तो भाई बड़ा सा दरवाज़ा था, मैंने उसे खोला और खोल के वो अपना दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया होगा पीछे की तरफ। आई कॉट द इको ऑफ ए रोर ऑफ लाफ्टर। तो मैंने देखा कि अंदर, मैं तो बाहर निकल आया, दरवाज़ा मैंने खोला तो खोला, बाहर गया तो दरवाज़ा फिर वापस बंद हुआ होगा। इको मतलब गूंज, रोर मतलब दहाड़, लाफ्टर मतलब हंसी। तो रोर ऑफ लाफ्टर का मतलब ठहाका हंसी का पीछे चल रहा था, जोरदार हंसी आप कह सकते हो, है ना। अ बस्ट ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप द सीलिंग ऑफ द बैंक। सीलिंग मतलब होता है जो अंदर की जो छत होती है वो सीलिंग है। तो इतना ज़ोरदार का ठहाका वो लोग लगा रहे थे, मतलब अब समझिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती से महसूस हो रही होगी। इतना ज़्यादा ठहाका लगा रहे थे कि पूरी ठहाका एकदम छत से जाके टकरा रहा था, यानी खूब हंस रहे थे। सिंस देन आई बैंक नो मोर, यहाँ बैंक जो है वर्ब है। तो तब से मैंने बैंक की सेवा लेना बंद कर दिया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैं पैसा कैश में रखता हूँ अजीब बात है। और कहाँ रखता हूँ? ट्राउजर्स की पॉकेट में पैंट की पॉकेट में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और जो मेरी सेविंग्स होती हैं सिल्वर डॉलर्स में सेविंग्स होती हैं, उन्हें मैं मोजों में रखता हूँ ऐसे पैसा बचा के रखते हैं स्टीफन लीकॉक साहब। तो ये इनका फाइनेंशियल कैरियर शुरू हुआ और उसी समय ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए बताया गया है कि पूरा नाम तो बहुत बड़ा है। वाज ए कैनेडियन टीचर, मतलब टीचर भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे क्योंकि उन्होंने बुक भी लिखी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइटर भी थे, ह्यूमरिस्ट तो थे। बिटवीन द ईयर्स 1915-1925 ही वाज द बेस्ट नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। और वो अपने लाइट ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और अक्सर उसमें वो सटायर भी लेके आते हैं, आयरनी लेके आते हैं। पीपल्स फॉलीज मतलब लोग जो छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं उनमें वो हंसी लेके आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हों कि आपको बाद में लगे कि यार पता नहीं क्यों मैंने इस तरह से वहाँ बिहेव किया, पता नहीं क्यों मैंने वहाँ हाँ कर दी या पता नहीं क्यों मैंने वहाँ ना कर दी, तो इससे मिलता जुलता है। तो ये यहीं पे ख़त्म होती है। इसका बहुत कुछ मैटर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाइए, इसकी समरी मिल जाएगी, वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और लीकॉक की और भी स्टोरीज़ हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। और आपकी क्लास में अगर ये लेसन हो माय फाइनेंशियल कैरियर और आपके क्वेश्चंस अलग हों, डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। वो सब तो हम फ्री में कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हमसे और लर्न करना है इस चैप्टर के बारे में, इस लेसन के बारे में, तो आपको एक सेशन बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, और हम ऑनलाइन मिलकर आपकी समस्याओं को सुलझा देंगे। So okay, ending the tutorial, saying all bye bye, study well and take care.